So in today's class, we are going to start with our miscellaneous exercise of chapter 30. The first question is: A and B are two events such that probability of event A is not equal to 0. Okay. Then find B probability of B by A. अब इसको देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किसका है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ओके। अब इस पर दो पार्ट्स आपको दिए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो पी और बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, अगर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाइव है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए? तो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, according to the question, probability of event A is not equal to 0, first thing. And the second thing is A is a subset of B. A is a subset of B. A is a subset of B means, तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स ए के अंदर है वो सारे के सारे बी में होंगे। लाइक ए में एलिमेंट आपका 1 2 3 है और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है आपका 1 2 3 और 4। तो अगर हम ये कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इट मींस व्हाट कि ए के पास जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में भी है। और अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखो क्या है, 1 2 3 इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो कहना ही सही है ये ए के इक्वल है। दैट इज वाई अगर ए जो है आपका बी का सबसेट है, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा? वो आपका ए के इक्वल है। नाउ अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका ए के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए भी कहते हैं। ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होगा। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो अगर इवेंट ए के इक्वल है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन बोथ आर सेम। दोनों ही केसेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उतनी ही होगी जितना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है। अब आपको फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो किसके इक्वल होगा? बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी है। बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। दोनों को कैंसिल करोगे तो फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा था? दैट ए इंटरसेक्शन भी अगर 5 के इक्वल है, मीन 0 है, तो बी बाई ए क्या होगा? ओके, सॉरी, ए इंटरसेक्शन भी अगर 5 के इक्वल है, इट मींस व्हाट कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की वो भी क्या होगी? 0। अब हमें फाइंड क्या करना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, एंड इट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, now the next question is a couple has 2 children. First part, find the probability that both children are male. की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों के दोनों ही चिल्ड्रन क्या मेल है। इफ ये आपकी गिवन है, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, तो क्या कहा? एक कपल है जिनके 2 बच्चे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो दोनों के दोनों बच्चे जो है वो बॉय है। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, तो गिवन कंडीशन का कम से कम एक तो मेल होगा ही होगा। इस कंडीशन के साथ आपको फाइंड करना है कि दोनों ही बच्चे क्या हो? वो बॉय है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, इफ अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। क्योंकि 2 बच्चे हो सकता है दोनों ही बॉय है, एक बॉय एक गर्ल, यानी कि पहले बॉय फिर गर्ल, या पहले गर्ल फिर बॉय, या दोनों ही क्या होगा? यही होगा सैंपल स्पेस आपका। अब अगर हम इवेंट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इवेंट्स। तो लेट ई एंड एफ, अगर मैं ई इवेंट की बात करता हूँ तो ई इवेंट क्या है आपका? दैट बोथ चिल्ड्रंस आर मेल। और अगर मैं एफ इवेंट की बात करता हूँ तो एफ क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। तो अगर बोथ चिल्ड्रन आर मेल तो आपका इवेंट डी में कौन सा सैंपल पॉइंट आएगा? बी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी? 1/2। ये क्या होगा? 1/2। और अगर
इवेंट एफ की बात करते हैं, एटलीस्ट वन इज अ मेल, तो एटलीस्ट वन में आपका दोनों बॉय या एक बॉय एक गर्ल या ये वाला सैंपल पॉइंट हो सकता है कि पहले गर्ल फिर बॉय, कभी में देखो कम से कम एक बॉय है, एटलीस्ट का मतलब तो कम से मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो, कम से कम एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या होगा, टोटल सैंपल स्पेस 4 था तो 3/4। दोनों में अगर आप इंटरसेक्शन देखो तो वो क्या है, वो ये वाला सैंपल पॉइंट है। तो आउट ऑफ 4 सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन में फेवरेबल इवेंट कितना है, 1, फेवरेबल आउटकम कितना, 1, तो 1/4 सारी वैल्यू। अगर मुझे फाइंड क्या करना है, E/F, गिवन क्या था, एटलीस्ट वन इज अ मेल, फाइंड क्या करना है, इस कंडीशन के साथ हमें फाइंड करना है कि दोनों क्या हो, मेल। ये क्या होगा आपका P ऑफ E इंटरसेक्शन है अपॉन P ऑफ F, P ऑफ E इंटरसेक्शन है कितना आपका 1/4 और P ऑफ F इज 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/3, किसके इक्वल होगा आपका 1/3। ओके, let's see that, तो फाइनल आंसर आएगा that is equal to 1/3। let's move to the next part। क्या कहा, find the probability that both children are female, पहले मेल था अब फीमेल। then same question, it is known that elder child is a female, यानी कि जो बड़े वाला, यानी कि पहले जो बच्चा हुआ है वो फीमेल है, वो गर्ल है। okay? अगर हम इवेंट बनाते हैं, ए हो गया आपका, ए जो इवेंट है वो किसको डिनोट कर रहा है, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, और बी जो इवेंट है आपका वो किसको डिनोट कर रहा है, एल्डर चाइल्ड जो आपका फीमेल। तो अगर ए इवेंट की बात करते हैं कि बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, इसमें आएगा जी सैंपल पॉइंट, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा 1/4, यानी कि दोनों गर्ल होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है इस केस। और बी में जाकर एल्डर चाइल्ड जो वो फीमेल होगा, यानी कि पहले वाला केस में आपका गर्ल है, पहले वाले केस में क्या होनी चाहिए, गर्ल। गर्ल के बाद बॉय भी हो सकता है या गर्ल के बाद गर्ल भी हो सकती है। इसमें फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स हमारे दो हैं, तो ये हो गया 2/4। दोनों में अगर आप कॉमन देखो तो ये वाला केस 1/4, तो फाइंड क्या करना है, A/B, इसके इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना था आपका 1/4, ये कितना था 2/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/2, इसके इक्वल आ गया आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, suppose that 5% of man, okay, 0.25% of women have gray hair। क्या कहा, 5% of men and 0.25% of women उनके बाल सफेद होते have gray hair, okay, then a gray hair person is selected at random, okay, what is the probability of this person being male, इसकी probability क्या होगी कि वो person male है। okay, assume that there are equal number of males and females, जितने मेल्स हैं उतने फीमेल्स हैं। मेल के ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, 5/100। वुमेन के ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी 0.25% है। दोनों कनेक्टेड इवेंट है, ये हो गया इवेंट है, ये इवेंट बी, और ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ये हो गया आपका इवेंट ई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, तो हमें क्या फाइंड करना है, A/E, A/E। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए हो गया आपका पर्सन इज अ मेल, बी हो गया पर्सन इज अ फीमेल, और इवेंट ई क्या कि पर्सन के ग्रे हेयर है। तो अब इनको देखिए, आप सारे के सारे जो भी हमारे केसेस बनते हैं वो बनाएंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि जो पर्सन है वो मेल है। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दोनों जो है इक्वल है, इक्वल में से मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या, जैसे मान लो आपके 2 पर्सन है तो एक मेल है एक फीमेल, 4 है तो 2 मेल है 2 फीमेल है, 6 होंगे तो 3 मेल है 3 फीमेल, कितने भी होंगे हाफ 50-50%। तो 50% की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50/100 विच इज 1/2। तो पर्सन जो जो पहले हम पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे उसके ग्रे हेयर है, तो पर्सन सिलेक्ट करोगे तो अगर वो जो हम पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं वो मेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 1/2। फिर पर्सन मेल है
और उसके ग्रे हेयर है, ये गिवन है कि पर्सन मेल है और उसके ग्रे हेयर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5%, तो ये हो गया 5/100। इसी तरह से जब हम फीमेल वाला केस लेंगे कि जो पर्सन हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो फीमेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 50% है आपकी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है, दैट इज 1/2। देन पी ऑफ ई बाई टी मीन्स जो पर्सन आपने सेलेक्ट किया है वो फीमेल है और उसके ग्रे हेयर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो 0.25%, तो 0.25/100 आ जाए। तो फाइंड क्या करना है कि पर्सन के ग्रे हेयर है, ये गिवन है आपको, और वो मेल है, तो आपको ए बाई ई फाइंड करना है। थ्योरम का क्वेश्चन है, ये आपने पहले जज कर लिया, ये हमने पहले जज कर लिया था क्योंकि इवन गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई बाई पी, ये क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू ई बाई ए, और नीचे बाय द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू ई बाई ए प्लस पी ऑफ बी प्लस ई बाई, अगर सी होता तो पी ऑफ सी, डी होता, जितने भी सभी की टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे, जब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना आपका 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाई ए कितना हमारा 5/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना अगेन 1/2 इंटू 5/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना 5/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितना है हमारा 1/2 इंटू 0.25 अपॉन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो देखो 2 इंटू 100 ये तो कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, वी आर लेफ्ट विथ 5 1 5 अपॉन 5 प्लस 0.25 and it will be equal to 5 upon 5.25, अगर डेसिमल रिमूव करोगे तो ये 100 होगा, तो कितना होगा आपका 100, डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 0 5 5 जा 25, देन 5 2 जा 10 0 5 2 जा 10 5 1 जा 5, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 20/20। तो ग्रे हेयर पर्सन है और वो मेल है, की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 20/20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose that 90% of people are right-handed. Okay, what is the probability that at most 6 of a random sample of a 10 people are right-handed? क्या कहा कि जो भी 10 people के सैंपल में से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 में से 6 लोग जो होंगे वो राइट हैंडेड है। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो ये है कि अगर 90% पीपल आप राइट हैंडेड हैं तो हर 10 के ग्रुप में से 6 लोग राइट हैंडेड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर मैं आपको पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ, मुझसे बताया था कि डाइस का केस हो, पॉइंट्स का केस हो, या क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, then we assume that it is a case of independent event, तो हम ये मानते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है, पहली चीज तो ये। अब ये यहाँ पर जो आपका केस है क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में जो हमारा केस है वो परसेंटेज वाला, 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, और इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर आपका एक नया कंसेप्ट आएगा जिसको हम कहते हैं बर्नौलीज का। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बर्नौलीज प्राइस। अब ये होता क्या है, मैं पहले आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ इस एग्जांपल से। देखो, बर्नौलीज प्राइस में जो भी इवेंट जितनी बार हो रहा है उसको हम वो होता है हमारा स्मॉल। जैसे कि मान लो आपने डाइस को 10 बार फेंका है, 15 बार फेंका है, 20 बार फेंका है, तो वो एन की वैल्यू होती है कि वो इवेंट जितनी बार, जो भी इवेंट वहां पर हो रहा है वो जितनी बार टोटल टाइम हो रहा है वो एन होता है। ठीक है, और बर्नौलीज टेस्ट एप्लीकेबल कहाँ होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 2 डिफरेंट केसेस, 2 डिफरेंट केसेस में। जैसे कि आपने डाइस को फेंका, इसमें इवन आएगा या ऑड आएगा, तो 2 ही केसेस बने ना, तो इसमें बर्नौलीज टेस्ट हम लगा सकते हैं।
यानी कि इसमें इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं, ये इस कंसेप्ट को जब हम अप्लाई करते हैं, तो इसमें एक इवेंट को हम सक्सेस मानते हैं, एक को फेलियर मानते हैं। जनरली आप किसी को भी सक्सेस और फेलियर मान सकते हो, बट मेजोरिटी में हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हम उसे सक्सेस इवेंट बोलते हैं, और दूसरे इवेंट को हम फेलियर इवेंट मानते हैं जनरली। वैसा आप किसी को भी सक्सेस और फेलियर मान सकते हो। अभी थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी पेशेंस है। मैंने क्या कहा, बर्नौली स्टाइल जब हम अप्लाई करते हैं तो जो भी इवेंट जितनी बार हो, जैसे आपने डाइस को 10 बार फेंका है, 15 बार है, 20 बार फेंका है, वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, वो एन होता है। उसके बाद मैंने आपको कंडीशन बताई कब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इसको हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास सिर्फ दो केसेस है। यानी कोई भी एक इवेंट है उसमें दो केसेस बनते हैं। जैसे ही मैंने कहा डाइस को फेंकते इवन नंबर, जब आप डाइस को फेंकते हो उसमें इवन नंबर और ऑड नंबर दो ही केसेस होते हैं, तो वहां बर्नौली स्टाइल को हम अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल केसेस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग एन इवन नंबर और ऑड नंबर ऑन डाइस, तो यहाँ बर्नौली स्टाइल से अप्लाई कर सकते हैं। गेटिंग हेड और टेल, अगेन दो केसेस है, एक हेड और टेल ऑन पॉइंट, यहाँ भी बर्नौली स्टाइल से अप्लाई हो जाए। ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको हम सक्सेस इवेंट लेते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं पी से। जो चीज हमें फाइंड करनी होती है वो हमारा सक्सेस इवेंट होता है। पी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। एक ट्रायल में उस चीज के सक्सेस होने की, जैसे मानो आपने किसी डाई को 25 टाइम्स थ्रो किया और मैंने कहा इवन आने के चांसेस क्या होंगे इसमें, तो पहले एक ट्रायल में मैं देखूंगा कि जब मैं एक डाइस को फेंकूंगा उसमें इवन नंबर आने के चांसेस क्या होते हैं, 3/6। तो ये हो गया आपका पी। तो फेलियर क्या हो गया, ऑड। इस केस में आपका ऑड भी सेम ही होता है, 3/6 ही होगा, पर ये आपका क्यू होगा, ये ऑड वाला केस है, इवन एक ट्रायल में। तो इसमें क्या क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले एन, आपने डाइस को कितनी बार फेंका, 25 टाइम्स किया है। ठीक है, 25 टाइम्स में से जब आप फेंकोगे इसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या इवन नंबर आपका 10 बार आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये आपका हो गया पी। जो आना चाहिए वो हमारा पी हो गया। और जस्ट इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक ट्रायल में, 3/6, तो पी आपका 3/6 है। और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फिर वो आपका क्यू हो गया। जैसे आपने कॉइन को टॉसअप किया है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा हेड आना चाहिए, आपने कॉइन को 3 बार टॉसअप किया, जो 10 बार टॉसअप किया उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक टॉसअप में एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आपका पी होगा। और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज टेल, वो आपका क्यू होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, इस चीज का ध्यान रखना, एक ट्रायल में वो इवेंट कितनी बार होगा वो आपका पी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको भी बताया, अगर आप जनरली तो यही क्राइटेरिया होता है कि जो फाइंड करना होता है हम उसको पी लेते हैं और दूसरा इवेंट क्या बन जाता है क्यू। बट जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है, आप पी और क्यू किसी को भी लेके उसको क्यू कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन में पी और क्यू मैं इंटरचेंज करके भी करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पी और क्यू हम किसी को भी लेके कर सकते हैं, बट दो ही केसेस होंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, इफ यू इंटरचेंज पी मीन्स जो मैं फाइंड करना उसको पी नहीं लिया, जो फाइंड नहीं करना उसको मैंने पी ले लिया, और जो फाइंड करना है उसको मैंने क्यू ले लिया, देन स्टिल वी कैन फाइंड आंसर, तो भी आपका आंसर आ गया। तो रट्टे नहीं लगाने हैं। सबसे पहली बात, बर्नौली का कब अप्लाई होता है, जब दो ही केसेस है। तो टोटल नंबर जो भी इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, तो जो उस इवेंट को हमने कितनी बार किया वो हमारा क्या होता है एन। और फिर जो चीज हमें फाइंड करनी होती है वन ट्रायल में उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं पी, और जो चीज हमें फाइंड नहीं करनी वन ट्रायल में उसके आने की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं क्यू। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन एक हमें इसके बाद नेक्स्ट आपका जो एक नंबर में फाइंड करना होता है वो होता है आर। जैसे कि 25 टाइम्स आपने डाइस को फेंका, 25 में से 10 बार आपका ऑड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कितनी बार वो सक्सेस आपकी होनी चाहिए, कितनी बार, ये आपका आर। फिर से रिपीट करो, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कि उस इवेंट को कितनी बार हुआ, 25 टाइम्स इवेंट हुआ है, ऑड नंबर आना चाहिए,
तो पी क्या हो गया, एक ट्रायल में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6। इवन नंबर आना तो उसका अपोजिट क्या हो गया इवन नंबर, तो क्यू एक ट्रायल में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6। 25 टाइम्स में 10 बार आपका ऑड नंबर आना चाहिए, तो वो सक्सेस हमें कितनी बार मिलनी चाहिए वो आपका आर होगा। ओके, तो बाय बर्नौलीज टाइप प्रोबेबिलिटी जो हमें फाइंड करनी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर। एन यहाँ पर क्या होगा इस एग्जांपल के हिसाब से कि 25 में से 10 बार आपका क्या आना चाहिए ऑड नंबर। टोटल ट्रायल में से कितनी बार आपको वो सक्सेस मिलती है, दैट इज एनसीआर। फिर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6 रेज टू पावर 10। तो फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 25 में से 10 बार तो आपका ऑड आना चाहिए। तो क्यू क्या हो गया आपका 3/6 रेज टू पावर 25 माइनस 10 दैट इज 15। दैट इज 15। अब इस चीज को मैं एग्जांपल से करवाता हूँ फिर हम क्वेश्चन में चलते हैं ताकि